अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि इंडिया ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बन चुका है तो क्या होगा? एक सेकंड के लिए सोचिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो डॉक्यूमेंट जिस पर पूरी रिपब्लिक टिकी है, उसका क्या होगा? क्या बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार प्रोटेक्ट किया है वो खत्म हो जाएगी? संविधान में लिखा सेकुलर वर्ड, क्या उसे भी डिलीट कर दिया जाएगा? सिटीजनशिप रूल्स बदल जाएंगे? कौन इस देश का हिस्सा रहेगा और किसे एंटी नेशनल बोलकर बाहर फेंक दिया जाएगा? Muslim family of 10 people assaulted, looted and abused. 2 Muslim women were beaten allegedly by the members of a Hindu radical group. सुप्रीम कोर्ट में जहां इंसाफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर होता है, क्या वहां अब इस बुक का राज चलेगा? क्या फैसला करते वक्त जजेस को रिलीजियस बुक्स रेफर करने पड़ेंगे? माइनॉरिटीज का स्टेटस क्या होगा? 14 करोड़ से ज्यादा लोग जो मुस्लिम हैं, 6 करोड़ क्रिश्चियन, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट, क्या वो इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन्स बनकर रह जाएंगे? क्या उनके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी कास्ट, आपकी लैंग्वेज, आपका रीजन, आपका लाइफस्टाइल, क्या सब कुछ हिंदू आइडेंटिटी में फिट कर दिया जाएगा? और अगर नहीं फिट हुआ तो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना लॉजिकली और प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर आपको इसमें डाउट है तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम नैरेटिव नहीं, स्ट्रक्चर और रियलिटी को देखेंगे। The meteoric rise of Hindu nationalism has jolted India's secular democracy. The RSS wanted first of all to assert a Hindu Rashtra, so there should be a Hindu constitution. It's given rise to a weaponized form of Hinduism, saffronizing its multi-faith society. इंटरनेट पर डिबेट्स चलती हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड्स वायरल होते हैं। कुछ इस तरीके की वीडियोस आपने भी देखी होगी। तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी। ऐसे आउटस्पोकन होकर कैमरे के सामने कुछ भी बोल देना बिना किसी लॉजिक के, जिससे इनकी दुकान चलती रहे, क्योंकि इनका लॉजिक पकड़ लें तो हम और हमारे चचा अमित शाह दोनों वेस्ट इंडीज से हैं। क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं ना तो गुस्सा करूंगा, ना प्रोपेगेंडा, ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ फैक्ट्स, लॉजिक और स्ट्रक्चरल रियलिटी आपके सामने रखूंगा। डिबेट शुरू करने से पहले एक बेसिक सवाल, जिसका आंसर 90% लोगों के पास नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें विजुअलाइज करते हैं। किसी के दिमाग में मंदिर, किसी के दिमाग में कल्चरल प्राइड, किसी के दिमाग में दंगे, तो किसी के दिमाग में सैफरॉन कलर आता है। एडिटर, मरवाएगा क्या? तो ब्रॉडली इसे देखें तो 3 मॉडल हो सकते हैं। पहला, कल्चरल आइडेंटिटी मॉडल। इसमें इंडिया को कल्चरली हिंदू मेजॉरिटी नेशन माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाए या माइनॉरिटीज के राइट्स खत्म कर दिए जाएं। ये एक ज्यादा सिंबॉलिक या सिविलाइजेशनल रिकॉग्निशन है। सपोर्टर्स का कहना है कि इंडिया बाय नेचर ही सेकुलर है, क्योंकि हिंदू इसका कोर है। हिंदू फिलॉसफी में डाइवर्सिटी एम्बेडेड है। हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। तो एक हिंदू राष्ट्र भी टेक्निकली प्लूरलिस्टिक हो सकता है। ये मॉडल सॉफ्ट है, सिंबॉलिक है, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं। दूसरा मॉडल, थियोक्रेसी स्टेट मॉडल। ये वर्जन काफी रेडिकल है। इसमें स्टेट ऑफिशियली हिंदू प्रिंसिपल्स पर बेस होती है, लॉज स्क्रिप्चर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, गवर्नेंस का लीगल बेस सेकुलर नहीं बल्कि रिलीजियस होता है। इसकी तुलना अक्सर इस्लामिक रिपब्लिक से की जाती है, जहां कुरान को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिलती है। यहाँ मंदिर का पंडित या रिलीजियस काउंसिल गवर्नेंस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये मॉडल एक्सट्रीम है और ये डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करेगा। So what's the link between the paramilitary RSS and the ruling BJP? The BJP relies on them to get out the vote. The BJP relies on them for electoral purposes. The BJP relies on them for political mobilization, and consequently the RSS has a disproportionate
influence on this current BJP government. तीसरा मॉडल है सिविलाइजेशनल स्टेट मॉडल। ये कहता है इंडिया सिर्फ एक मॉडर्न टेरिटोरियल नेशन स्टेट नहीं बल्कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन स्टेट है। इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक रह सकता है लेकिन आइडेंटिटी का पूरा एम्फेसिस सिविलाइजेशनल रूट्स पर होता है। इस मॉडल में हिंदू राष्ट्र का मतलब है भारत की पुरानी वैदिक काल की आइडेंटिटी को पहचान देना। Hindutva has its roots during the colonial era when a segment of the Hindu population felt that Western mores were overwhelming Hinduism and consequently this led to a form of Hindu revitalization. लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इसका मतलब हिंदू लॉ सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी? क्या ये बुक मनुस्मृति या कोई और टेक्स्ट बुक संविधान से ऊपर हो जाएगी? या फिर ये सिर्फ मेजॉरिटी आइडेंटिटी का एक सिंबॉलिक रिकॉग्निशन है, जैसे इजराइल में जूइश आइडेंटिटी है लेकिन डेमोक्रेसी भी है? या फिर ये पाकिस्तान जैसा शिफ्ट होगा जहां पार्टीशन के बाद सेकुलर वर्जन ग्रेजुअली रिलीजियस थियोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया? इन सवालों के जवाब हमारे लीगल सिस्टम, सोशल फैब्रिक और गवर्नेंस के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। जब तक हम ये क्लियर नहीं करते हैं कि हिंदू राष्ट्र का वर्जन कौन सा होगा, तब तक पूरी डिबेट सिर्फ इमोशंस पर चलती रहेगी और इमोशन से देश नहीं चलता, सिस्टम से चलता है। चलो अभी आपको थोड़ा और डीप लेके चलता हूँ। इंडिया सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक पावरफुल लीगल आइडिया है जो एक डॉक्यूमेंट से चलती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 को जब ये डॉक्यूमेंट अडॉप्ट हुआ तो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को रखा गया। इस डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है प्रीएम्बल से, जो बेसिकली इंडिया की सोल है। प्रीएम्बल में 5 बड़े वर्ड्स हैं: वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ सेकुलर वर्ड बहुत डिबेट में रहता है, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब है सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों का सम्मान। स्टेट अपने आप को सब रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस पर रखती है, ना किसी को फेवर करती है और ना ही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। इसको टेक्निकली बेनेवलेंट न्यूट्रलिटी कहते हैं और इसी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है हमारा आर्टिकल 25। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आर्टिकल्स की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर ये सब कनेक्ट होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 25 हर सिटीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, एथिस्ट हो, ये फंडामेंटल राइट देता है कि वो अपने फेथ को फ्रीली प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें और प्रोपगेट करें। याद रखिए, ये राइट्स किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये हर इंडियन के लिए हैं, बिल्कुल बराबर। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, क्या पार्लियामेंट सेकुलरिज्म को हटा सकती है? टेक्निकली पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है। आर्टिकल 368 कहता है अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो सकता है। तो अगर किसी पार्टी के पास इतना बड़ा मैंडेट हो तो क्या वो सेकुलर वर्ड को डिलीट कर सकती है प्रीएम्बल से? So the great danger then is, if they have been able to win a repeat of their current strength in the Lok Sabha, then frankly, our democratic constitution as we understand it will not survive, because then they will have all the 3 elements they need to tear up the constitution of India and write a new one. And that will be a new one that will enshrine the principle of a Hindu Rashtra, that will remove equality for the minorities, that will create a Hindu Pakistan. जवाब छिपा है 1973 के एक लैंडमार्क केस में, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस से निकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है। सिंपल भाषा में कहें तो पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो है, लेकिन वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और क्या है वो बेसिक स्ट्रक्चर? सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इक्वल सिटीजनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार क्लियर किया है कि सेकुलरिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का एक अनचेंजेबल पार्ट है। 1994 में SR बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया था कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेकुलरिज्म वायलेट करती है तो उसे डिसमिस किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। तो समझे बाबू भैया, बड़े बड़े लीडर्स स्टेज से सेकुलरिज्म को क्यों प्रमोट करते हैं, चाहे उनके मन में कोई भी विचार क्यों ना हो। I do not know the meaning of the secularism, yet I do not understand.
अब इसका इम्प्लीकेशन समझिए। भले ही किसी सरकार के पास फुल मेजोरिटी हो, भले ही पूरा अपोजिशन वीक हो, भले ही मीडिया सपोर्ट करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी को लीगली बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए तो डिक्टेटरशिप का रास्ता खुल जाता है। केशव नंदा भारती डॉक्ट्रिन बेसिकली ये कहती है, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी सब कुछ नहीं कर सकती, कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं। फॉर्मल हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का मतलब होगा उस लीगल फाउंडेशन को उखाड़ के ही फेंक देना जिस पर पूरी रिपब्लिक खड़ी है। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग का सवाल है, और इंजीनियरिंग में इमोशन से काम नहीं चलता, लॉजिक से चलता है। जैसे गोबर खाने से कैंसर ठीक नहीं होता, ट्रीटमेंट से होता है। कुछ भी। अब थोड़ा डेमोग्राफी और डेटा पर नजर डालते हैं। इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन कोई एक रिलीजन से नहीं है, ये कोई एक सिंगल ब्लॉक नहीं है जिसे एक ब्रश से पेंट किया जा सके। लेटेस्ट सेंसस डेटा के हिसाब से लगभग 80% लोग हिंदू हैं, 14% मुस्लिम हैं और बाकी 6% क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और हमारी डाइवर्स ट्राइबल और इंडिजिनस फेथ कम्युनिटीज आती हैं। जब हम इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये नंबर सिर्फ स्टैटिक्स नहीं है, ये इंडिया का सोशल फैब्रिक है। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है, अगर स्टेट ऑफिशियली रिलीजियस हो जाए तो बाकी 20% सिटीजन्स का स्टेटस क्या होगा? क्या उन्हें इक्वल राइट्स मिलते रहेंगे? क्या वो गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते रहेंगे बिना डिस्क्रिमिनेशन के? क्या उनके पर्सनल लॉस जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस उनको फ्रीडम से प्रैक्टिस करने को मिलेगा? क्या जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड फोर्सेस में उनकी रिप्रेजेंटेशन की गारंटी रहेगी? ये सवाल हमें कुछ सीरियस गवर्नेंस क्वेश्चंस की तरफ ले जाता है। पहला, क्या इक्वल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा जैसा आज है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब स्टेट किसी को ज्यादा राइट्स नहीं दे सकती सिर्फ रिलीजन के बेस पर। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या आर्टिकल 14 सरवाइव करेगा? दूसरा, पर्सनल लॉज का क्या होगा? अभी इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज के अपने पर्सनल लॉज हैं। मुस्लिम के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन के पास क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसीज के पास अपना कोड है। अगर स्टेट हिंदू हो गई तो क्या ये सब खत्म हो जाएंगे, या फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा जो हिंदू प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा? तीसरा, रिप्रेजेंटेशन, टॉप जुडिशियरी पोजीशंस, IAS ऑफिसर्स, आर्मी जनरल्स, क्या माइनॉरिटीज को टॉप पोजीशन पर पहुंचने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे या उनके लिए कोई इनविजिबल सीलिंग बन जाएगी? चौथा, रिलीजियस फ्रीडम की प्रैक्टिकल लिमिट क्या होगी? आर्टिकल 25 के तहत अभी सबको अपने धर्म को प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने की आज़ादी है। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या कन्वर्जन अलाउड रहेगी? क्या मिशनरी स्कूल्स चलते रहेंगे? क्या मुस्लिम्स ईद पर पब्लिकली सेलिब्रेट कर पाएंगे? ये सवाल थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल गवर्नेंस के सवाल हैं। Shocking, horrific revelations that the two Muslim men from Bharatpur in Rajasthan who were lynched and burnt to death in Haryana on the mere suspicion of cow smuggling. In Rajasthan's Nagaur, a group of youth vandalized a private school located opposite a temple. This happened while the school was holding Christmas celebrations for the students. और हिस्ट्री हमें बताती है, जब भी एक डेमोक्रेसी रिलीजियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो गवर्नेंस के पुराने मॉडल्स अक्सर फेल होने लगते हैं। डेमोग्राफी सिंपल नंबर्स लगती है, लेकिन गवर्नेंस में ये नंबर्स पावर इक्वेशन बन जाते हैं। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये है, हिंदू राष्ट्र का वर्जन कौन सा होगा? क्योंकि हिंदुइज्म कोई एक रिलीजन नहीं है। क्रिश्चियनिटी में पोप है, इस्लाम में कुरान है जो हर मुस्लिम के लिए बाइंडिंग टेक्स्ट है, लेकिन हिंदुइज्म यहाँ सैविज्म ट्रेडिशन है जो शिवा को सुप्रीम मानते हैं। विश्वासम ट्रेडिशन है जो विष्णु को पूजते हैं। सत्य ट्रेडिशंस हैं जो देवी को वर्शिप करती हैं। आर्य समाज की अपनी आइडियोलॉजी है, वो आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते हैं। हमारी डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज की अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो वैदिक हिंदुइज्म से बहुत अलग हैं। दलित मूवमेंट्स ने अपनी अलग स्पिरिचुअल आइडेंटिटी फॉर्म की है क्योंकि सेंचुरीज तक उन्हें मेन स्ट्रीम हिंदू प्रैक्टिस से एक्सक्लूड किया गया। तो सवाल ये है, अगर हिंदू राष्ट्र बना तो किस हिंदुइज्म का? ब्राह्मणिक हिंदुइज्म, ट्राइबल हिंदुइज्म, भक्ति ट्रेडिशंस, वैदिक ऑर्थोडॉक्सी या आरएसएस की कल्चरल नेशनलिज्म? हिंदुइज्म का कोई एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। यहाँ ना कोई चर्च जैसा स्ट्रक्चर है, ना ही कोई एक ऐसी स्क्रिप्चर है जो हर सेक्ट के लिए यूनिवर्सली बाइंडिंग हो। हमारे में तो गाय भी डिफरेंट नस्ल की होती है, जिसमें एक माता है और बाकी नहीं।
गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। कुछ भी। अगर इस्लामिक रिपब्लिक में कुरान फाइनल अथॉरिटी होता है तो हिंदू राष्ट्र में फाइनल अथॉरिटी क्या होगा? मनुस्मृति। लेकिन इसको तो अम्बेडकर ने पब्लिकली रिजेक्ट किया था। उसमें तो महिलाओं के बेसिक राइट्स तक नहीं है। क्या फिर से हमारी वुमेन्स घर का चूल्हा चौका करेंगी? नहीं तो ये सब जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं उसका पोटला बना के कहाँ फेंका जाएगा? भगवत गीता, लेकिन वो भी एक टेक्स्ट है जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन अलाउ करती है। आरएसएस की आइडियोलॉजी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस अथॉरिटी नहीं। ये सिर्फ फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये प्रैक्टिकल गवर्नेंस के सवाल हैं। क्योंकि अगर आप एक रिलीजियस स्टेट बनाना चाहते हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा कि सही हिंदुइज्म क्या है? और जिस मोमेंट आप ये डिफाइन करोगे, आप करोड़ ऑफ हिंदूज को एलिनेट कर दोगे जो उस डेफिनेशन में फिट नहीं होते। और हमको तो विश्वास है भाई साहब, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ चतुर्वेदी जी कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तमिलनाडु और केरला से लेकर पंजाब और नॉर्थ ईस्ट तक हर स्टेट की अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स है। हमारी डेमोग्राफी लोकल मेजॉरिटीज का एक कॉम्प्लेक्स पैचवर्क है। पंजाब में सिख मेजॉरिटी है, जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप में मुस्लिम मेजॉरिटी है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, केरला में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है और स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है जो सेकुलरिज्म को फियर्सली प्रोटेक्ट करती है। तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स है जो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट से निकली है। वेस्ट बंगाल में बंगाली आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहां रिलीजियस आइडेंटिटी से ज़्यादा लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी मैटर करती है। तो एक सेंट्रलाइज्ड हिंदू राष्ट्र थोपने से क्या होगा? आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उसमें महंगाई होगी कि नहीं? हाँ होगी, लेकिन कमा के दे देंगे। हाँ, लेकिन देश पूरा हिंदू होगा। लाखों करोड़ों लोग ने यहाँ शपथ लिया है और हिंदू राष्ट्र हमारा आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। यहाँ लाखों लोग चूतिया तो नहीं बैठे हुए, सब लोग पागल हो चुके हैं, जो मन में आता वही बोल देते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप कितने ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे? पंजाब विरोध करेगा, नॉर्थ ईस्ट विरोध करेगा, कश्मीर तो ऑलरेडी वॉलेटाइल है। अगर वहाँ ऑफिशियली हिंदू स्टेट डिक्लेयर हुआ तो सिचुएशन और एक्सप्लोसिव हो जाएगी। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हमने देखा है जब भी सेंटर ने स्टेट आइडेंटिटीज को सप्रेस करने की कोशिश की है तो बैकलैश आया है। 1980 में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज, कश्मीर में डिकेड्स लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। ये सब क्या है? स्टेट आइडेंटिटीज का पुश बैक अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अगर आप एक मोनोलिथिक रिलीजियस आइडेंटिटी इम्पोज करोगे तो ये पुशबैक और भी ज्यादा होगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। नेशनल इंटीग्रिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि एक्सटर्नल इनेमीज क्या करेंगे, सबसे बड़ा खतरा ये है कि इंटरनल फ्रैक्चर्स कैसे ठीक होंगे। अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं इकोनॉमिक रियलिज्म की तरफ, क्योंकि भले ही हमारी डिबेट्स में इमोशन होता है, आइडियोलॉजी होती है, लेकिन इकोनॉमीज इमोशन पर नहीं चलती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट्स और डिप्लोमेसी हमेशा स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी कंट्री में पैसा लगाते हैं तो वे क्या देखते हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, प्रिडिक्टेबल गवर्नेंस और सोशल पीस। लेकिन सबके ऊपर हिंदू राष्ट्र थोपने से ना स्टेबिलिटी रहेगी, ना लॉ, ना पीस और ना ही गवर्नेंस। और जब देश में इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, रियॉट्स, पोलराइजेशन, अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज शिफ्ट, तो रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाती है। मूडीज, फिच, S&P ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। अगर उनको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में रिस्क है तो वे इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगी। और जब आउटलुक डाउनग्रेड होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI स्लो हो जाएगी। FDI की कमी का मतलब है जॉब क्रिएशन कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्लो होगा और फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ ही इंडिया की स्लो हो जाएगी। हम एक ग्लोबल टेक हब बनने का सपना देखते हैं। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव सब में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। लेकिन क्या ये कंपनीज इन्वेस्ट करती रहेंगी अगर उनको लगता है कि सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है? क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन अपने ऑफिसेज एक्सपेंड करते रहेंगे अगर हर महीने कम्युनल टेंशन की न्यूज आती है? Clashes across the national capital have reportedly led to the death of 20 people, including a policeman,
over the last 3 days. सेक्टेरियन इंस्टेबिलिटी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, वो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को हर्ट करती है। और इकोनॉमी एक फ्रेजाइल चीज है जिसमें सेंटिमेंट मैटर करता है, परसेप्शन मैटर करता है, आइडियोलॉजीज इमोशनल हो सकती है, लेकिन स्टेट्स और इकोनॉमीज इमोशंस पर नहीं चलती, स्ट्रक्चर पर चलती हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी पर चलती हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र के नोशन से ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट होगा कि हमारी पूरी इकोनॉमी ढह सकती है। दुनिया में और भी कंट्रीज हैं जो रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी पर बनी हैं। इन मॉडल्स को समझना जरूरी है ताकि हम इंडिया की यूनिक पोजीशन को कॉन्टेक्स्ट दे सकें। सबसे पहले हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने खुद को कॉन्स्टिट्यूशनली एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। जिन्ना इनिशियली कहते थे कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट होगा जहां मुस्लिम्स को मेजॉरिटी मिलेगी लेकिन माइनॉरिटीज़ को भी राइट्स होंगे। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान एक मुस्लिम थियोक्रेसी की तरफ बढ़ा और आज पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन 1947 के कंपैरिजन में ड्रास्टिकली कम हो गई है। हिंदू पॉपुलेशन 1947 में 15% थी और आज 2% से भी कम है। गवर्नेंस में रिलीजियस लोगों का रोल बढ़ गया, डेमोक्रेसी वीक हुई, मिलिट्री कॉप्स हुए, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बढ़ती गई और आज पाकिस्तान कटोरा लेके कभी यूएसए तो कभी चाइना से भीख मांगता फिरता है। सेम वही हाल श्रीलंका का हुआ। अब कुछ लोग इजराइल का एग्जाम्पल देंगे, भाई इजराइल खुद को एक जूइश स्टेट डिफाइन करता है, उसकी हालत तो खस्ता नहीं है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि वहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद भी इजराइल में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बार बार कंसर्न रेज करते रहते हैं। और क्या इंडिया का साइज, डाइवर्सिटी और हिस्ट्री इन मॉडल्स जैसा है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ है, श्रीलंका की 2 करोड़, इजराइल की सिर्फ 90 लाख। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, जो इन 3 कंट्रीज़ की कंबाइंड पॉपुलेशन से कई गुना बड़ी है। हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, हमारी रीजनल आइडेंटिटीज़ इतनी स्ट्रांग है कि हर स्टेट की अपनी सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इतना फ्रैक्टल है कि कॉपी पेस्ट गवर्नेंस मॉडल काम नहीं करेगा। बीजेपी नॉर्थ में कितना भी उछल ले, साउथ को कंट्रोल नहीं कर पाता। इंडिया स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट है, हमारा स्केल अलग है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अलग है जो बेसिक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड है। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्या वो हमारी मिलिट्री पावर है? क्या वो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है? शायद नहीं। शायद जवाब हमारी सड़कों पर दिखता है, दिवाली पर जगमगाती लाइट्स, ईद पर खामोश नमाज और बिरयानी की खुशबू, क्रिसमस की मिडनाइट मास और कैरोल्स, गुरुद्वारों में चलता वो सबका साझा लंगर जो किसी से उसका रिलीजन नहीं पूछता। हमारे देश के कोने कोने में बेस ट्राइबल फेस्टिवल्स, बिहू, पोंगल, ओनम, हॉर्नबिल, सदियों पुरानी लोकल ट्रेडिशंस जो किसी एक बुक में नहीं लिखे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा कैनवास बनाते हैं जिसे दुनिया इंडिया कहती है। यहाँ सदियों से कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा कोएग्जिस्टेंस की कहानियां रही हैं। सूफी सेंट्स और भक्ति पोएट्स ने एक ऐसी सिंथेसिस क्रिएट की जो प्योरली हिंदू नहीं थी, प्योरली इस्लामिक नहीं थी, वो इंडियन थी। कबीर, नानक, बुले शाह, आमिर खुसरो, ये लोग किसी को डिवाइड नहीं करते थे, ब्रिज बनाते थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के वर्जन पर खड़ा है, जहाँ हर धर्म को बराबर सम्मान मिलता है। तो एक गहरा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्या एक आइडेंटिटी पर बेस्ड नेशन ज्यादा स्ट्रांग होता है या वो नेशन जो मल्टीपल आइडेंटिटीज को अलाउ करता है और उन्हें सेलिब्रेट करता है? हिस्ट्री का जवाब क्लियर है, किसी रिलीजन को फोर्स करके कोई कंट्री स्ट्रांग नहीं बनती, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करके बनती है। इक्वल सिटीजनशिप हमारी रिपब्लिक की बुनियाद है, इसे बदलना लीगली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वापस उसी मोड़ पर आते हैं जहां हमने शुरू किया था। अगर कल सुबह इंडिया ऑफिशियली एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या हमारा देश पहले से ज्यादा स्टेबल होगा? क्या हम ज्यादा यूनाइटेड होंगे या फिर हम और भी ज्यादा डिवाइडेड हो जाएंगे? क्या हमारी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग होगी या फ्रेजाइल? क्या माइनॉरिटीज को ज्यादा सिक्योरिटी फील होगी या इनसिक्योरिटी? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें ज्यादा रिस्पेक्ट देगी या ज्यादा कंसर्न से देखेगी? ये किसी एक पार्टी या किसी एक आइडियोलॉजी की हार या जीत का सवाल नहीं है, ये देश के स्ट्रक्चरल सर्वाइवल का सवाल है। हमें हमेशा याद रखना होगा, कंट्री स्लोगन से नहीं चलती, सिस्टम से चलती है, इमोशन से नहीं चलती, गवर्नेंस से चलती है। शायद सवाल ये नहीं है कि इंडिया हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडिया अपनी डाइवर्सिटी के बिना रह सकता है।
क्या भारत सिर्फ एक ज्योग्राफी है या एक आइडिया? अगर वो आइडिया ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या होगा? शांति से बैठिए और सोचिए। जय हिंद।